ये एक राज्य की कहानी है जहाँ का राजा बहुत ही अकड़ू और घमंडी था। वह उसके राज्य में लोग बहुत ही दुखी रहते थे क्योंकि राजा अपने राज्य की प्रजा पर ध्यान नहीं देकर अपने भोग विलास और महंगे वस्त्र और अच्छे अच्छे खाने के अलावा और कोई काम नहीं करता था। इसलिए वहाँ की प्रजा दुखी रहती थी। एक दिन उस राजा के पास एक किसान आया, वो भी अपने पुत्री के विवाह का निमंत्रण देने। पर राजा उसे खरी खोटी सुनाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ यहाँ आने की? तुमने क्या सोचा? क्या लगता है मैं वहाँ आऊँगा? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हाथियों के पैरों से कुचलवा दूंगा। वह किसान दुखी होकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि राजा प्रताप विजयपुर के लोगों को गंदगी समझते थे। जितने गरीब लोग हैं वे सब गंदगी के लोग हैं कहता था। समय यूं ही बीतता गया। एक दिन राजा प्रताप के घर एक पुत्री ने जन्म लिया जो कि बहुत ही सुंदर थी। पुत्री परी के समान दिखती थी। राजा ने सभी दासियों को कहा कि जो भी परी को नन्ही राजकुमारी को हाथ लगाएगा तो वह सबसे पहले अपने हाथों को गंगा जल से साफ करेगा, फिर हाथ लगाएगा। तब दासियां हाँ में सिर हिला देती हैं और वहाँ चुपचाप खड़ी रहती हैं। फिर दिन यूं ही गुजरते रहा। वहीं कृष्णापुर में एक गरीब के घर एक बेटे ने जन्म लिया जिसके हाथों में एक काला तिल था। मुबारक हो भाई शंभू, अब तो तुम्हारे घर में भी बेटे का जन्म हुआ है। तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा आ गया। हाँ हाँ हरिया भाई, भगवान ने हमारी भी सुन ली। अब तो जल्दी ही इसे मनु बाबा का आशीर्वाद दिलाने ले जाऊंगा तो मन को शांति मिलेगी। हाँ हाँ शंभू भाई, ज़रूर जाओ। फिर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन शंभू और उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर मनु बाबा का आशीर्वाद दिलाने ले जाते हैं। फिर मनु बाबा ने आश्रम में जहाँ वे ध्यान की मुद्रा में बैठे थे वहाँ ले जाते हैं और उसके पास जाकर बच्चे को दिखाते हैं और कहते हैं मनु बाबा हमें आशीष दीजिए। तब मनु बाबा बच्चे को देखते ही कहते हैं अरे शंभू बेटा, ये बच्चा तो तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि इस राज्य के लिए भी सुख का कारण बनेगा। तब गरीब किसान कहता है ये कैसे बोल रहे हैं मनु बाबा जी? तब बाबा कहते हैं कि बच्चा, भविष्य में यह एक राजा बनेगा। तब शंभू कहता है क्या क्या क्या? एक किसान का बेटा राजा बनेगा? ये कैसे संभव है बाबा जी? तब बाबा कहते हैं यह भविष्य की बात है शंभू बेटा, यह इस राज्य का राजा बनकर प्रजा को सुख प्रदान करेगा। ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ के विधि का विधान किया है। ये राजकुमारी से विवाह कर राजा बनेगा। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, यह होकर ही रहेगा। तब शंभू कहता है ये कैसे होगा बाबा? तब बाबा कहते हैं यह समय की बात है, समय पर छोड़ दो। फिर वो लोग वहाँ से आ जाते हैं। फिर समय बीतने लगता है और वह बात फैलने लगती है। इधर उधर से बातें राजा प्रताप के पास पहुँच गया और यह बात सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित हुआ और कहने लगा एक गरीब किसान का बेटा मेरी बेटी से शादी करके यहाँ का राजा कैसे बन सकता है? यह मैं नहीं होने दूंगा। फिर वह चहलकदमी करते हुए बैठ जाता है और सोचने लगता है कि क्या किया जाए। फिर एक दिन भेष बदलकर उस गरीब किसान के घर जाता है। वहाँ पहुँचकर कहता है भाई, मैं निसंतान हूँ और मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तब वह किसान पहले तो मना करता है, फिर मान जाता है और वह बच्चा उसे दे देता है।
इधर राजा बच्चे को ले जाकर एक जंगल में छोड़ देता है और मन ही मन खुश होता है, इसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा, ना ये बचेगा, ना मेरी परी से इसकी शादी होगी। और हंसता है, मैंने किस्मत को बदल दिया, और वहाँ से आ जाता है। इधर लकड़हारे वहाँ से गुजर रहे थे, जो कि बच्चे को देखकर अपने घर ले आते हैं, क्योंकि उनका भी कोई भी संतान नहीं था। उसकी पत्नी कहती है, कितना प्यारा बच्चा है, कैसे कोई इसे यहाँ छोड़ गया। लकड़हारा कहता है, ये भगवान की मर्जी है जानकी, ये हमारा ही बेटा है। लकड़हारा और उसकी पत्नी जानकी बच्चे को बड़े प्यार से पालते हैं और उसका नाम वनराज रखा, क्योंकि वह वन में मिला था इसलिए। और देखते ही देखते दिन गुजरने लगा और इधर नन्ही परी भी बड़ी हो रही थी। राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। एक दिन राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ वन में सैर करने निकली। तब वहाँ एक जादूगर की नज़र राजकुमारी पर पड़ी। उसकी सुंदरता देखकर जादूगर मंत्रमुग्ध हो गया और देखते ही अपने साथी से कहता है, देखो देखो गुलाम, कितनी सुंदर राजकन्या है, इसे तो मैं तुम्हारी मालकिन बना कर रहूँगा। तब उसका गुलाम कहता है, लेकिन महाराज, वो राजकुमारी है, वह राजमहल में रहती है, आप उसे कैसे मालकिन बना पाओगे? आप तो खंडहरों में रहते हो और वह एक राजकन्या है, वह आपसे विवाह कैसे करेगी? तब जादूगर खड़क कहता है, चुप करो गुलाम, अपने जुबान पर लगाम दे। जो जादूगर खड़क को पसंद आ जाता है, वह उसे जादूगर अपना बना ही लेता है। फिर उस वक्त जादूगर वहाँ से चला जाता है और राजकुमारी अपने दासियों के साथ वापस घर आ जाती है। फिर एक दिन राज्य के बाहर जादूगर दुकान लगा के बैठ जाता है। तब उसका गुलाम कहता है, आप तो जिसे पसंद करते हो उसे अपना बना लेते हो, तो फिर ये दुकान लगा के क्यों बैठ गए हो? तब जादूगर कहता है, तुम तो मेरे खतरनाक दिमाग को जानते हो ना। तब गुलाम कहता है, आपके खुर्राट दिमाग में क्या खुरापाती चल रही है मालिक? तब जादूगर कहता है, इन इत्र की शीशियों में एक काला जादू है, जैसे ही राजकन्या इस इत्र को लगाएगी, वह खींचते हुए मेरे पास आ जाएगी। इतना कहते ही राजकुमारी की दासी वहाँ से गुजर रही थी। वह देखती है कि मस्त मस्त इत्र रखा है, तो वह अपने आप को रोक नहीं पाती और वहाँ चली जाती है। तब जादूगर कहता है, मैं बहुत ही खुशबू वाला इत्र राजकुमारी के लिए लाया है, बहुमूल्य है यह इत्र राजकुमारी लगाएगी तो उनके खूबसूरती में 4 चांद लग जाएगा। तब दासी कहती है, लेकिन मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? तब जादूगर कहता है, जब राजा प्रताप को पता चलेगा कि जो मैं राजकुमारी की खूबसूरती बढ़ाने वाला इत्र दे रहा था तो तुम लेकर नहीं गई, तो राजा तुम्हें क्या सजा देंगे? तुम तो समझदार हो, समझ गई होगी। दासी जादूगर की बातें सुनकर डर जाती है और वह इत्र जादूगर से ले लेती है, जिसमें काला जादू किया गया था। जादूगर ने दासी महल में पहुंच जाती है और राजकुमारी को वह इत्र देती है, और जैसे ही राजकुमारी वह इत्र लगाती है, वह जादूगर के बस में हो जाती है और रात होते ही वह महल से निकलकर जादूगर के पास खंडहर पहुंच जाती है। तब उसका गुलाम उसे देख लेता है और कहता है, आपका जादू तो काम कर गया महाराज। मालिक, देखो राजकुमारी यहाँ आ गई। फिर जादूगर कहता है, आने वाले अमावस्या को मैं इससे विवाह करूँगा और ये तुम्हारी मालकिन बन जाएगी। अगली सुबह जब राजमहल में राजकुमारी नहीं मिली तो सभी ने सोच लिया कि राजकुमारी का अपहरण हो गया है।
तब राजा बहुत दुखी हुआ और पूरे राज्य में राजकुमारी को ढूंढने का आदेश दिया। सभी सिपाही राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़े। कई दिनों तक सिपाहियों ने राजकुमारी को ढूंढा पर वह नहीं मिली। तब राजा ने मंत्री से कहा, हो आसपास के गांव में भी देखो, कहीं तो होगी, ढूंढने कहो सिपाहियों को। सिपाही उसे हर जगह खोजे, बहुत ढूंढा पर वह मिल ही नहीं। तब राजा के मंत्री ने राजा से कहा, महाराज आप तो एक ही उपाय है, वो भी मनु बाबा, उसी से पूछते हैं। फिर कुछ ही देर में मनु बाबा को दरबार में बुलाया जाता है। फिर मनु बाबा दरबार में उपस्थित होते हैं। तब राजा बाबा से कहते हैं, मनु बाबा मेरी राजकुमारी बेटी कहीं नहीं मिल रही है, मैं बहुत ही दुखी हो गया हूँ, कृपया कर के कुछ बताइए, मेरी बेटी कहाँ है, कब तक आएगी। तब मनु बाबा कहते हैं, मैं एक असहाय साधु आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। महाराज आपके पास इतने सारे सिपाही हैं, इतने सारे धन दौलत है, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तब महाराज कहता है, ये सारे धन दौलत ले लो मगर मेरी कोई तो मदद करो। तब मनु बाबा कहते हैं, ना काम आएगी ये सारी दौलत, काम आएगी आपकी शोहरत, बची हुई मात्र चंद दिनों की मोहलत। वो अपनी धुन का मतवाला, जंगल में बैठा रखवाला, बीती गलती सुधार दे, किस्मत को आकार दे। इतना कहकर मनु बाबा राजमहल से चले जाते हैं। तब मंत्री कहता है, राजा जी मनु महाराज बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं, वो यूं ही कुछ नहीं कहते बेवजह, वे तो कुछ संदेश दे गए हमें। क्या कह गए हमें तो समझ नहीं आया, पर हमें जंगल में बैठा रखवाला बोले हैं, इसका मतलब हमें जंगल जाकर ही मिलेगा। फिर राजा और मंत्री जंगल की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं, वहां एक युवक दिखाई देता है जो कि एक गाय के साथ वहां खड़ा था। तब राजा और मंत्री उसके पास पहुंचते हैं और ए लड़के हमारी बात सुनो, हमारी कुछ मदद कर दो। तब लड़का कहता है, हाँ बोलिए क्या है। तब मंत्री कहता है, हमें इस जंगल में कुछ खाने को मिल सकता है क्या। तब वह लड़का कहता है, हाँ आगे जाकर एक किला वन है, वहाँ से आप कुछ फल लेकर खा सकते हैं, फलों का वन है वो, वहाँ से आप कुछ फल लेकर खा सकते हैं। फिर वह लड़का अचानक गिर जाता है तो उसकी शर्ट फट जाती है और उसके बाह का काला निशान राजा देख लेता है और उसे सब याद आ जाता है कि वह वही लड़का है जिसे वह राजा कुछ साल पहले छोड़ गया था जंगल पर। तब राजा को समझ आ गया कि मनु महाराज ने क्यों कहा कि बीती गलती सुधार ले और किस्मत को आकार दे। मनु बाबा की बातें याद आ जाती है। तभी राजा कहता है, सुनो ये लड़के, तुम हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक राज्य को उपहार में दे दूंगा। तब लड़का कहता है, कैसी मदद महाराज, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब राजा उसे महल में ले आता है और फिर सारी बातें बताता है। दरअसल मेरी बेटी राजकुमारी कुछ दिनों से लापता है, मेरे सिपाही उसे हर जगह ढूंढ आए मगर मेरी बेटी राजकुमारी नहीं मिली। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी राजकुमारी को खोजने में तुम हमारी मदद करो और इसके बदले हम तुम्हारी विवाह राजकुमारी से करा देंगे और तुम इस महल में भी रह सकते हो। तब लड़का कहता है,
लेकिन महाराज, जो कार्य पूरी सिपाहियों की सेना मिलकर नहीं कर पा रही है, वह कार्य मैं अकेले कैसे कर सकता हूँ? और मैंने तो कभी भी राजकुमारी को आज तक देखा ही नहीं है, मैं उसे कैसे पहचान पाऊँगा? महाराज, तब राजा कहता है, इस प्रश्न का जवाब तुम्हें राज्य के बाहर मनु बाबा देंगे, तुम उसी के पास जाओ। फिर वह लड़का राजमहल से चला जाता है और मनु बाबा के पास जाकर, और इधर राजमहल में रानी सुनती है कि महाराज ने राजकुमारी का विवाह एक गरीब लड़के के साथ करने वाले हैं, तो वह बहुत गुस्सा होती है और राजा के पास जाकर पूछती है, दासी ने हमें बतलाया कि आपने हमारी राजकुमारी का विवाह किसी अनजान युवक से करने का वादा किया है, आप आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब राजा कहता है, धैर्य रखो, हमने जो भी किया है कुछ सोच समझकर किया है। एक बार हमारी राजकुमारी मिल जाए, फिर इस युवक का क्या करना है हम अच्छी तरह से जानते हैं। अभी यह युवक हमारी राजकुमारी को ढूंढने में हमारी मदद करेगा। इधर वनराज मनु बाबा को ढूंढते उसके पास जा पहुंचा। बाबा, मेरा नाम वनराज है और मैं राजा के एक खास काम से यहाँ आपके पास आया हूँ। राजा की बेटी राजकुमारी को ढूंढने का काम दिया है, इसलिए आपके पास आया हूँ, लेकिन मैंने तो आज तक उसे देखा ही नहीं। बाबा ध्यान में बैठे थे। फिर बाबा बड़े ही शांत स्वर में वनराज से कहते हैं, बेटा, राजकुमारी को ढूंढने की है चाहत, उसी की खुशबू दिखाएगी राह। वनराज दिमाग से काफ़ी चतुर था। वह वापस राजमहल आता है और दासी से राजकुमारी का इत्र की बोतल लेकर आया। फिर सोचता है, यह इत्र मुझे कैसे राजकुमारी के पास ले जाएगा? फिर एक उपाय सूझा। वह जंगल में जाकर एक हिरन के ऊपर उस इत्र को लगा दिया। इत्र हिरन में लगते ही वह हिरन जंगल की तरफ भागने लगा। पीछे पीछे वनराज भी भागने लगा और हिरन भागते भागते जादूगर की गुफा में पहुंच गया। वनराज भी पहुंच गया। उसने देखा कि एक युवती राजकुमारी जैसे दिखने वाली को एक कैद में रखा है। वनराज उसके पास जाकर उससे बात करता है, मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ, तुम्हारे पिताजी ने मुझे भेजा है, चलो मेरे साथ, चलो महल चलो। तब राजकुमारी कहती है, ये सब इतना आसान नहीं है, जादूगर खड़क ने मुझे अपने जादू के बस में किया हुआ है। मुझे आज़ाद करने के लिए तुम्हें सबसे पहले उसे मारना होगा, ताकि तुम मुझे आज़ाद करा पाओगे। जादूगर खड़क आता ही होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। तब लड़का कहता है, वनराज, ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन तुम्हें जादूगर की कमजोरी के बारे में पता लगाना ही होगा, तभी हम तुम्हें छुड़ा पाएंगे। तब राजकुमारी कहती है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। फिर वनराज वहाँ से चला जाता है और जंगल में ही छुप जाता है। इधर जादूगर खड़क आता है। तब राजकुमारी कहती है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तब खड़क जादूगर कहता है कि अचानक कैसे, कुछ तो बात है। फिर कहते हैं, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हें मुझसे बचाने कोई नहीं आएगा। तभी राजकुमारी कहती है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कई दिनों से मैं तुमसे नफरत करती थी, तो तुम्हें जानने का समझने के लिए मुझे कुछ अवसर तो चाहिए ही। राजकुमारी पूछती है, क्या तुम अमर हो और तुम कोई भी भेष बदल सकते हो? क्या तुम अपना शरीर
त्याग के दूसरे शरीर में भी जा सकते हो? इतने सारे सवाल। मैं आम लोगों से अलग तो हूँ, पर मैं अमर नहीं हूँ। मेरी जान है। मेरी जान जंगल के बीच में रहने वाले एक बरगद के पेड़ पर रहने वाले तोते में है। जब तक तोता सही सलामत है, तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। अगले दिन वनराज फिर राजकुमारी के पास आता है। तब राजकुमारी ने उसे सारी बातें बतलाई। फिर वनराज जंगल में ही चला गया। उस बरगद के पेड़ के पास एक तोता बैठा था। वनराज एक मिर्ची का टुकड़ा वहाँ रखता है। जैसे ही मिर्ची को पकड़ने आया तोता, तब वनराज तोता को पकड़ लेता है और झट से उसकी गर्दन पकड़कर मुंडी मरोड़ दिया। जादूगर मर गया और उसकी जादू भी खत्म हो गई। फिर वनराज राजकुमारी को महल ले आया। जैसे ही राजा और रानी राजकुमारी को देखते हैं, वे बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी था कि उस युवक का क्या करें? क्या राजकुमारी का विवाह उस युवक से कराएंगे? इस कहानी में आखिर वनराज के साथ क्या होने वाला है? ये सभी बातों का जवाब मिलेगा आपको अगली कहानी में। जानने के लिए कमेंट करें वनराज का क्या होगा। तरह की रोचक और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की कहानियाँ लेकर आऊँ। धन्यवाद।